क्या संजय नेगी ने, जो निर्दलीय विधायकी उम्मीदवार थे रामनगर से, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया है? संजय नेगी ने खुद को शहीद कर दिया है, पर रामनगर कांग्रेस को एक आईना दिखा दिया है। सुनिए। हाँ, मेरे वी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर की चुनाव यात्रा पर मैंने आपको कई सारे वीडियो दिए हैं। अब चुनाव परिणाम के बाद मैं फिर आपके पास रामनगर के कुछ उम्मीदवारों के जो हार चुके हैं और जो जीत गए हैं उनके इंटरव्यू आपके सामने पेश भी करूंगा। फिलहाल मैं इस बार संजय नेगी का वो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पे कि क्या संजय नेगी चुनाव हार के भी जीत गए हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से मेरा आकलन ये कहता है कि संजय नेगी चुनाव हारने के बाद भी जीत गए हैं। मैं संजय नेगी को ये क्यों कहता हूं कि वो हार कर भी जीत गए हैं? देखिए, 2017 के चुनाव में राजीव अग्रवाल जी जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और करोड़पति उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया था। उसके बावजूद वो 12,000 वोट लेके आए थे। तो लोगों ने उस बात का भी उदाहरण दिया था कि संजय नेगी किसी भी कीमत पे 5-6 हजार वोटों से ऊपर नहीं ला सकते। यानी कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, यानी कि जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो कहां से इतने वोट लेके आएगा? और राजीव अग्रवाल जो बसपा का कैडर वोट होने के बावजूद और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद दो सिर्फ 10.5, 11, 12 वोटों में अटक गया हो, वो कहां से लेके आएगा? उसके बावजूद संजय नेगी 17,000 वोट लेके आते हैं। तो निश्चित रूप से संजय नेगी को हम इतना कह सकते हैं कि वो हार कर भी जीत गए हैं। सुनिए आगे। रामनगर में कई पत्रकार ये तो मानते थे कि वो कड़ी टक्कर में है, पर मैं एक अकेला सा पत्रकार था, खुलेआम कहता था कि संजय नेगी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कम से कम 15,000 वोट से ऊपर लेके जाने वाले हैं। पर मैं एक व्यक्ति का नाम यहाँ लेना जरूर चाहूँगा आपसे, जो वर्तमान विधायक देवांश सिंह बिष्ट जी के पीए हैं, थापा जी। थापा जी भी ये कहा करते थे, उन्होंने 3 तरह के आकलन किए थे। वो भी संजय नेगी की रहर देख के वो भी ये मानते थे कि संजय नेगी 15-17 हजार वोट के आसपास लाएंगे। वो पूरे बीजेपी ऑफिस में या आसपास जो भी बुद्धिजीवी कह सकते हैं, उनमें वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो संजय नेगी को 15-17 हजार वोट के आसपास मान रहे थे, अधिक से अधिक वोटों के अनुसार। उन्होंने 3 तरह के आकलन पेश किए थे। एक तरफ वो 6,000 वोटों में भी लेके आए थे, एक तरफ वो 17-18 हजार वोट में भी लेके आए थे। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी आकलन पेश किया था। पर इतना जरूर था, शुरू से उन्होंने कहा कि हर हाल में भाजपा ही जीतेगी। यानी कि मेरे सर्वे में अगर बात कहूं तो निश्चित रूप से थापा जी भी अपने सर्वे के हिसाब से सटीक साबित हुए हैं। और मुझ पर तो आरोप लगते रहे कि मैं भाजपा के ऑफिस में बैठा रहता हूं। निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा ऑफिस मेरे गांव के बगल में है और भाजपा विधायक आदरणीय देवांश सिंह बिष्ट जी मेरे आदर में जीजा भी होते हैं। तो उनके ऑफिस में बैठना कोई गुनाह तो नहीं है फिलहाल। लेकिन इतना बीच मैंने रखा कि मैंने अपनी पत्रकारिता को निष्पक्षता रखी, मैं अपने दोस्तों को कभी बीच में नहीं लेके आया। इसीलिए संजय नेगी के प्रति जो मेरा आकलन था उसको मैं ठोक बजा के कहता आया था कि संजय नेगी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और मैं उनको भाजपा की कड़ी टक्कर में भी लेके आया था। और भाजपा ऑफिस में बैठकर मैं उनके सामने कहा करता था कि संजय नेगी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कई बार जब मैं संजय नेगी को प्रथम 3 स्थान में रखता था तो मुझे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के फोन आते थे। मुझे कहा करते थे कि देखो, आप एक निर्दलीय को हमसे आगे दिखा रहे हो, कैसे हो सकता है ऐसे? निर्दलीय किसी भी कीमत पर 5,000 वोटों से नहीं ला सकता आगे। यहाँ पे एक बार कद्दावर उम्मीदवार रहे भगीरथ लाल चौधरी, जो रामनगर का एक सम्मानित नाम है। उन्होंने यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बहुत भीड़ थी, उसके बावजूद वो सिर्फ 8,000 वोट लेके आए थे। उनका भी ये दावा था कि निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी 10,000 वोटों से ऊपर नहीं ला सकता था। यानी मैं अकेला सा पत्रकार था जो शुरू से ये कह रहा था कि संजय नेगी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुझसे ये कहा जाता था कि कोई भी कैडर वोट 15,000 से स्टार्ट होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, लेकिन एक निर्दलीय को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और इस निर्दलीय संजय नेगी ने जीरो से स्टार्ट करके 17,000 वोट लाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी 15,000 से शुरू करके लगभग 31,000 वोट लाए हैं, यानी 16,000 वोट। और कांग्रेस 15,000 से शुरू करके 26,000, 27,000 के आसपास वोट लाए, यानी लगभग 12,000 वोट। यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा वोट कौन लाए हैं? अगर हम लोग लाइन वाइज आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से संजय नेगी। संजय नेगी ने अपने आप को शहीद कर दिया है। और संजय नेगी जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, पिछले 20 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन दांव में लगा दिया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि संजय नेगी ने भले अपने को शहीद कर दिया है, लेकिन एक बात गारंटी के साथ, ये मैं पहले भी कहा करता था
कि निश्चित रूप से इस रामनगर में और कहीं पर भी कांग्रेस हाईकमान किसी भी कीमत पर अब रामनगर से किसी भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगा और ये शहादत संजय नेगी की कभी बेकार नहीं जाएगी। देखिए हुआ क्या, रणजीत रावत हरीश रावत की आपसी लड़ाई में रामनगर की सीट फंस गई। रणजीत रावत जो पिछले 5 सालों से यहां जबरदस्त मेहनत कर रहे थे, 2017 के चुनाव में वो यहां भारी उम्मीदवार थे, लेकिन 2017 और 22 की बात करूं तो 22 तक आते आते वो पक्के रामनगरियन बन चुके थे। कांग्रेस हाईकमान को उनको टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया। संजय नेगी खुद भी टिकट की दावेदारी में थे। हरीश रावत और रणजीत रावत की आपसी तनातनी में हरीश रावत किसी भी कीमत पे रणजीत रावत को टिकट नहीं लेने दे सकते थे। यही बात मैंने इंटरव्यू में रणजीत रावत जी से पूछी भी थी, लेकिन वो अति उत्साह में थे और वो दावा कर रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा। कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और उन्होंने कहा कि जहाँ टिकट बंटते हैं उस कमेटी का भी वो मेंबर थे, उसके बावजूद उन्हें यहाँ टिकट नहीं दिया जा रहा था। निश्चित रूप से रणजीत सिंह रावत जी के साथ ये अन्याय था। फिलहाल उन पर मैं अलग वीडियो कल बनाऊंगा, आज ये वीडियो संजय नेगी पर है। हरीश रावत डर गए, ये कहा गया रणजीत रावत के समर्थकों द्वारा, और वो लाल कुआं चले गए। संजय नेगी लाख समझाते रह गए हरीश रावत को, मत डरिए, मैं हूं आपके पीछे, यहां से चुनाव लड़िए। देखिए यहां से वो लाल कुआं गए हरीश रावत जी और हार के आए, और यहां से संजय नेगी निर्दलीय उम्मीदवारी लड़ना उनकी मजबूरी बन गई थी। वो नहीं लड़ना चाहते थे, मैंने भी जब उनकी पहले बात की वो कन्फ्यूजन में थे, लेकिन हमारे महान रणजीत सिंह रावत जी का एक बयान, जिन्होंने ये कहा कि 14 फरवरी के बाद मैं एक एक का हिसाब लूंगा और 20 साल तक यहाँ किसी को टिकने नहीं दूंगा। उनका ये बयान उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी बुरा लगा जो संजय नेगी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा संजय नेगी तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। संजय नेगी बहुत कस में थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, डिस्क्रिप्शन उनका लिख दूंगा, देखिएगा वो इंटरव्यू। संजय नेगी चुनावी मैदान में उतर चुके थे। हर कोई ये तैयार था कि क्या संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितने वोट लाएंगे। शुरू से ही मैंने ये कहा कि इस लड़ाई में दीवान सिंह बिष्ट, महेंद्र पाल सिंह जी और संजय नेगी, ये तीनों पहले 3 लिस्ट में थे, और मैंने कड़ी टक्कर मानी थी संजय नेगी की। मुझे बीच में ये भी लगा कि संजय नेगी कांग्रेस के वोट खा रहे हैं और शायद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि भाजपा का कैडर बोर्ड इतना मजबूत था कि वो हिल नहीं सकता था। ये मैंने नोटिस किया था। मैं 2 वीडियो बनाए थे चुनाव के बाद, 14 फरवरी के बाद चुनाव में मैंने 2 वीडियो बनाए, उनके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देखिएगा। मैंने कहा था कि कैडर बोर्ड के कारण भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, और संजय नेगी तीसरे नंबर में और श्वेता मासीवाल चौथे नंबर पर है। मेरा मजाक बनाया गया। फिर उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा कि भाजपा और संजय नेगी की सीधी टक्कर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, तुम चाटुकार पत्रकार हो, तुम भाजपा की चीज दिखाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का अंतर लोग ये नहीं समझते। ओपिनियन पोल जो होता है उसमें भले ही आप वोटों को प्रभावित करने के लिए आप ऐसे वीडियो बना सकते हो, लेकिन एग्जिट पोल, चुनाव हो चुके हैं, वोटर का कोई मतलब अब रह नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं तो हम ग्राउंड रिपोर्ट देख के बना रहे हैं। अगर हम कोई गलत रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें किसकी बेइज्जती है? निश्चित रूप से जो इस तरह के आंकलन कर रहा है। तो रवि के बिंदास बोल अपनी इज्जत को दांव पे क्यों लगाता? मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ये भी कहा था कि ये आंकड़ा 2000 के आसपास या 5000 से कम रहेगा, ये मैंने कहा था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो कांग्रेस की जीत बता रहे थे और कुछ लोग संजय नेगी की जीत बता रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, इससे तुम बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हो। एग्जिट पोल में आप किसी को जीतता हुआ दिखाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपकी इज्जत दांव पे होती है। और आपको पता है कि मैंने अपने कुछ यहाँ के अपने गांव के 5-6 बच्चों के साथ मिलके एक गुल्लक सर्वे करवाया था, और उस गुल्लक सर्वे में कुल 965 वोट मिले थे, और उस कुछ 965 वोट में से भारतीय जनता पार्टी 415 वोट लेकर सबसे आगे थी, और 381 वोट लेकर कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। उस कहानी को भी, वो सर्वे जो हमने किया उसको भी मैं सिलसिलेवार उसका वीडियो बना के आपके सामने उसको भी पेश करूंगा। फिलहाल जब यहाँ महेंद्र पाल सिंह जी को बाहरी उम्मीदवार यहाँ लाया गया तो यहाँ का कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ा निराश हो गया। तो संजय नेगी के रूप में उनको एक नेता मिला, और ये बात मैं शुरू से कहता आया था। मुझसे ये कहा गया कि संजय नेगी किसी भी कीमत पर 5 या 10 हजार वोट से ऊपर नहीं जाएंगे।
पर मैंने कहा था नहीं, आप उनको गलत सोच रहे हो, गलत आंकलन कर रहे हो। मैंने रामनगर के लगभग हर क्षेत्र में जाने की कोशिश की, अनऑफिशियली गया, ऑफिशियली गया। संजय नेगी की नाम की धूम थी। इवन 83 साल के एक लेफ्टिनेंट कमांडर, रिटायर्ड, एजुकेटेड, वो मुझे कोसी बराज में मिले थे। उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि वो संजय नेगी को वोट देने का मन बना रहे हैं। उस दिन 5 लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए। दुर्भाग्यवश जब वो इंटरव्यू ले रहा था वो आवाज़ आई नहीं मोबाइल में, नहीं तो जरूर मैं आपको दिखाता। फिलहाल ये बातें मैंने भाजपा ऑफिस में बताई, ये बात मैंने कांग्रेस वालों को बताई कि आप संजय नेगी को नज़रअंदाज मत कीजिए। देखिए, और मैंने इवन आम आदमी पार्टी को भी बताई, मैंने हेमचंद भट्ट जी को भी बताई, श्वेता मासीवाल जी को भी मैंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार को कमतर मत आंकिए आप। लेकिन हर कोई अपनी हवा में था। मुझे नहीं पता कि संजय नेगी को कमतर क्यों आंक रहे थे। हर किसी पार्टी के अपने सर्वेयर होते हैं, उसके बावजूद ये लोग संजय नेगी को 5,000 6,000 के आसपास ही मान रहे थे। मैं बड़ा हतप्रभ था, लेकिन मैं बहस तो नहीं कर सकता था ना। लेकिन मैंने अपना दावा अंत तक रखा। जब मैं वीडियो बनाया करता था तो लोग मुझे कहते थे कि एक निर्दलीय को आगे दिखा के आप अपनी भत पिटवा रहे हो, मैं बता रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है मैं उसको ही पेश कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो चुनाव के परिणाम से ठीक पहले मैंने जो संजय नेगी पर वीडियो बनाया कि वो दूसरे नंबर पर है, वहाँ मैं गलत साबित हुआ। लेकिन 17,000 वो वोट लेके आए हैं, तो बताइए मैं कहाँ से गलत साबित हो गया। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, आपके शब्दों में कहूँ, जो 0 से स्टार्ट कर रहा है और वो लगभग 17,000 वोट पाता है, तो संजय नेगी को हारा कहाँ से मान सकते हैं। मेरी नज़रों में आज भी संजय नेगी यहाँ विजेता बन के उभरे हैं। उनका राजनीतिक करियर कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि संजय नेगी शहीद हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को यह बता दिया है कि आप जिस उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा करें वो कांग्रेस रामनगर का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। यही तो लड़ाई थी बस। और उस लड़ाई में आपने कांग्रेस हाईकमान ने अपना नुकसान किया। हालांकि आगे मैं कांग्रेस यहाँ क्यों हारी उस पर भी बताऊंगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको लिंक दूंगा। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का मैंने आंकलन किया, लगभग सही बैठी हैं। मैंने उधम सिंह नगर की 4 विधानसभा सीटों का आंकलन किया, लगभग सही बैठी हैं। हालांकि जसपुर के मामले में मैं गलत हो गया, लेकिन बाजपुर के मामले में मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि 1100 वोट से यशपाल आर्य जीते हैं, इसलिए मैं अपने उस आंकलन को गलत नहीं ठहराऊंगा। मैंने पौड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों का आंकलन किया, उसको भी आप देख पाएंगे। उस पर भी मेरा लगभग सटीक आंकलन रहा। कोई भी यह नहीं मान रहा था कि गणेश गोदियाल हार जाएंगे, पर मैंने कहा गणेश गोदियाल निश्चित रूप से हार रहे हैं। बस कोटद्वार की सीट में सुरेंद्र सिंह नेगी की जीत नहीं हो पाई, उसका मुझे बड़ा दुख है। और मैं निश्चित रूप से मैं मान रहा था कि वहाँ से सुरेंद्र नेगी जीत रहे हैं। मैंने वहाँ 3 दिन सर्वे किया था, हर कोई सुरेंद्र नेगी के गुण गा रहा था। लेकिन बाबा आदित्यनाथ जी की 12 तारीख को जब वहाँ रैली हुई है, सारे समीकरण उन्होंने बदल दिए और जो पक्ष जो रितु खंडूरी तीसरे नंबर पे जा रही थी वो पहले नंबर पर आ गई। देख रहे हैं आप, यानी कि रितु खंडूरी को जिता दिया और सुरेंद्र नेगी को हरा दिया। वो आंकलन मेरा गलत गया। तो इन 16 विधानसभा सीटों का मैंने आकलन किया, उसमें से 13 आंकलन मेरे बिल्कुल सटीक बैठे थे और मैंने उदाहरण के साथ दिए थे। संजय नेगी के संदर्भ में मैंने जो आंकलन पेश किए थे वो बिल्कुल सटीक आगे बढ़े। और मुझे इस बात का गर्व है अपने आप पर कि मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, मैं लोगों के दबाव पर नहीं आया जो मुझे ताने मारा करते थे कि कहाँ तुम निर्दलीय को आगे दिखा रहे हो। मुझे इस बात की खुशी है। हालांकि मुझे भाजपा का पत्रकार कहा गया, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैंने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी करी तो मैंने सच कहा, मैंने कोई चाटुकारिता नहीं करी, मैंने सच दिखाने की कोशिश करी। आज वही सच सामने है। रामनगर से भाजपा जीतेगी ये मैंने बताया तो मैं आपको सच बताया था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के पक्ष में बात करने की कोशिश नहीं करी है। हाँ, लेकिन इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर मैं रामनगर में रहा, हालांकि मैं देहरादून मेरा इरादा है बसने का, क्योंकि उत्तराखंड का ब्यूरो चीफ भी हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं रामनगर में रहा तो रामनगर के विधायक जितने भी जो काम करेंगे या मुश्किलें होंगी वो सवाल मैं आपके सामने लाऊंगा। यानी जनता के पत्रकार की भूमिका में मैं यहाँ रहने की कोशिश करूँगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। विधायक साहब जो भी काम अटपटे से करेंगे वो सच्चाई उनके सामने बताने की मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मैं आज शाम को या कल सुबह तक अब देवान सिंह बिष्ट जी का इंटरव्यू लूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। संजय नेगी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप हार कर भी जीत गए हैं,
और हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, तो रामनगर के बाजीगर संजय नेगी के लिए ये था इंटरव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी विनती है आप लोगों से कि किसी भी पत्रकार को जब वो आकलन कर रहा है एग्जिट पोल की बात, तो उस पर ताने कसने से बेहतर है कि उसकी सच्चाई का इंतजार कीजिए। कई लोगों ने मुझे कहा कि 10 मार्च के बाद वो आपसे मिलेंगे, पर मेरे पास कोई मिलने आया नहीं है। यानी कि मेरे आकलन से वो लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन है, मैं कहीं कमी करता हूँ, आलोचना कीजिए, आलोचना आपका अधिकार है, पर अंधविरोध मत कीजिए। अंधविरोध से समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, समस्या और बढ़ जाती है। और समस्या का सुधार नहीं है तो आलोचना कीजिए, अंधविरोध नहीं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल रहा हूं, आपका स्वागत। जय उत्तराखंड, जय रामनगर।